Hi, welcome to my channel. We are discussing philosophy of religion. हम मित्राज IAS के नोट्स जो हैं philosophy of religion वो पढ़ रहे हैं एंड अगर आपने UPSC सिलेबस चेकआउट किया है तो philosophy of religion आपका पेपर 2 का पार्ट है. ओके तो चैप्टर वाइज हम करेंगे, हर एक चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे और आपका मेजर फोकस रहना चाहिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर. ओके क्योंकि फिलॉसफी एग्ज़ाम में आपको इंटरलिंकेजेस आनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कैसे एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ लिंकेज करना है. और ये तभी होगा अगर आप एक कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करेंगे. जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी. एंड डोंट एक्सपेक्ट कि एक बारी में आपको सब समझ में आ जाएगा. नो, डोंट एक्सपेक्ट दैट, क्योंकि फिलॉसफी है, काफ़ी ज़्यादा फिलोसफिकल कंसेप्ट्स हैं, इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा, तभी आपको कहीं जाकर समझ में आएगा. एक बारी में अगर समझ नहीं आ रहा देन रिवाइज अगेन, देन रीड अगेन टिल द टाइम इट गेट्स डायरेक्टली इनटू योर हेड. तो अभी हम बात कर रहे हैं फिलॉसफी ऑफ रिलीजन की. फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, रिलीजन, व्हाट इज़ अ रिलीजन, व्हाट इज़ अ रिलीजन अकॉर्डिंग टू यू. अब जो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन है, बेसिकली रिलीजन हर एक पर्सन फॉलो करता है और जो रिलीजन डिपेंड करता है दैट इज़ डिपेंड्स अपॉन फेथ. सबका अपना फेथ होता है. सपोज मैं हिंदू रिलीजन में बिलीव करती हूँ, आप क्रिश्चियनिटी रिलीजन में बिलीव करें, तो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं एंड हर एक रिलीजन की अपनी एक फ़िलॉसफी होती है, हर एक रिलीजन का अपना एक व्यू पॉइंट होता है एंड आप वो रिलीजन फॉलो करते हो जो आपको सही लगे. इट्स नॉट नेसेसरी टू फॉलो एनी रिलीजन एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फॉलो वन पर्टिकुलर रिलीजन. ओके तो अब देखते हैं, इंट्रोडक्शन है जो पहला चैप्टर है दैट इज़ अबाउट फिलॉसफी ऑफ रिलीजन. अब बात करते हैं कि जो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन है, अब ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा फेमस होता जा रहा है एंड ये एक तरह से मेजर स्टडी है, मेजर फील्ड ऑफ स्टडी है एंड काफ़ी सारे टॉपिक्स भी इसके अंदर इनकम्पास होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक लिमिटेड कंसेप्ट नहीं है टू द थ्योरी ऑफ रिलीजन, टू द रिलीजन कंसेप्ट. नो, यहाँ पर सिर्फ गॉड की ही बात नहीं होती. वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट गॉड. रिलीजन इज़ नॉट इज इक्वल टू गॉड. नो, God is just a part of religion, is just a pin of religion. तो हम देखेंगे कि गॉड के अलावा क्या है एंड गॉड है भी नहीं है, क्वेश्चनेबल है, तो हर एक चीज़ इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे. एंड द वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको यहाँ पर पर्सनल जो आपकी फीलिंग्स हैं, पर्सनल जो फेथ है, उसको बीच में नहीं लेकर आना. आपको फिलॉसफी पढ़नी है सिर्फ UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आप अपना पर्सनल इसमें रिलीजियस कंसेप्ट्स लेकर आएंगे तो आप मेस्ड अप हो जाएंगे. नो, आपको मेस्ड अप नहीं होना है. जैसा हम पढ़ रहे हैं बस उसको पढ़ते जाना है, उसको बस समझना है. कोई आपको पर्सनल चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना. दैट जस्ट डिपेंड्स अपॉन योर व्यू पॉइंट, दैट इज सेपरेट थिंग. ओके सो जस्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब जो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन है एक तरह से फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन है रिलीजियस आइडियाज़ की. ऑब्वियसली जो रिलीजियस आइडियाज़ हैं वही एक रिलीजन को बनाते हैं एंड जो रेंज है इस जो कि इंगेज है इस पर्टिकुलर फिलॉसफी फील्ड में वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, काफ़ी ज़्यादा इसमें कैटेगरीज आती हैं. एंड यहाँ पर जो फिलोसफर्स हैं वो पुराने ट्रेडिशन से भी आते हैं, कंटिनेंटल ट्रेडिशन से आते हैं, एनालिटिकल फिलोसफर्स भी होते हैं जो एनालाइज करते हैं रिलीजन्स को, चाहे वो ईस्टर्न वर्ड से हो, वेस्टर्न वर्ड से हो. एंड रिलीजियस बिलीवर्स भी इसमें आते हैं, एग्नोस्टिक्स भी आते हैं जो बिलीव नहीं करते या जो बिलीव करते तो हैं बट दे हैवंट सीन गॉड. जो स्केप्टिक्स हैं जो डाउट करते हैं कि क्या रिलीजन है भी या नहीं है, ये क्यों है. एंड एथीस्ट जो रिलीजन में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, जिसको आप नास्तिक बोलते हैं. सो ये पर्टिकुलर कैटेगरीज के लोग हैं जो इसमें अपना योगदान देते हैं एंड एक किसी भी पर्टिकुलर फिलॉसफी को एक फिलॉसफी बनाते हैं. यहाँ पर काफ़ी सारे रेलिवेंट फील्ड्स हैं जहाँ से फिलॉसफी ऑफ रिलीजन ड्राइव होता है, जैसे कि थियोलॉजी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी एंड नेचुरल साइंसेस. तो इन सभी को पढ़ने के बाद ही हमारा जो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन है वो यहाँ पर बनता है. अब देखना है कि यहाँ पर दो मेजर टर्म्स की बात की जा रही है. द फर्स्ट वन इज़ फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन एंड द अदर वन इज़ रिलीजियस आइडियाज़. अभी दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे. जो फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन है, फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है. इसके अंदर हम उन कंसेप्ट्स की बात करते हैं जो एनालाइज करते हैं. किसको एनालाइज करते हैं? वर्ड्स को, रीजंस को, या कोई भी एविडेंसेस को. अगर हम कोई पर्टिकुलर एक सपोज एक ऑब्जेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, बॉटल की हम बात कर रहे हैं, तो बॉटल को जो भी क्लेम इसको
जस्टिफाई कर रहा है वो हम लेकर आएंगे। ऑब्वियसली इसके करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसके आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट भी देखेंगे कि नहीं 1 लीटर की बोतल चाहिए, 2 लीटर की बोतल चाहिए, कि नहीं 2 लीटर की बोतल में ज़्यादा पानी आता है तो विल प्रेफर 2 लीटर वाटर बॉटल। तो अलग अलग कंसेप्ट आते हैं, उनके साथ उनका क्रिटिसिज्म भी आएगा, राइट, क्योंकि हर एक कॉइन के एक पहलू नहीं होता, 2 पहलू होते हैं, तो हमें इसको दोनों पहलुओं की तरफ से पढ़ेंगे। तो उसके कुछ हाइपोथेसिस भी होते हैं और कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी बेस्ड होते हैं, तो उन्हीं को हम देखेंगे। और यही सब चीज़ें क्या बनाता है, फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन, एक हमें रिफ्लेक्शन देता है, रिफ्लेक्शन इन सब चीज़ों से आता है। एंड ये एनालिसिस करते हैं फंडामेंटल इश्यूज़ के बारे में। फंडामेंटल इश्यूज़ बेसिकली क्या है, ज़िंदगी के बारे में हमारा मेन उद्देश्य क्या है, क्या रियलिटी है, नेचर क्या है रियलिटी, मेटाफिजिक्स क्या है, मेटाफिजिक्स इज द नेचर ऑफ रियलिटी, एंड एपिस्टेमोलॉजिकल साइड क्या है, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ नॉलेज, कि हम चीज़ों के बारे में नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, पैदा कैसे हुई, किसने बनाई। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन का पार्ट है। और जो ये फंडामेंटल इश्यूज़ हैं, अगर हम इनकी बात करें तो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन एक तरह से न्यू डायरेक्शन इसने लिया है अपने रिसेंट टाइम्स में। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ में बदलाव आता जा रहा है, पुरानी चीज़ों से नए कंसेप्ट्स की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से कुछ कुछ एडिशंस हो रहे हैं और कुछ सब्सट्रैक्शंस भी होते जा रहे हैं। लेकिन जो फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें वो काफ़ी सदियों से है, काफ़ी सदियों से, सेंचुरी से चलता आ रहा है। बट अर्ली टू मिड 20th सेंचुरी में यहाँ पर सबसे ज़्यादा चेंज आया है। क्यों चेंज आया है? क्योंकि इस सेंचुरी में क्या हुआ था, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो मिड 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, यहाँ पर आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो मतलब रैशनल थिंकिंग आई थी, रैशनल थिंकिंग आई थी, लॉजिकल व्यू पॉइंट्स आए थे। तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर आया था बेसिकली क्रिटिसिज्म, बेसिकली इसको हम बोलते हैं एज ऑफ क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग और रीजनिंग। तो ये है क्या, ये बेसिकली एक ऐसी एज थी जिसने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को तो इम्पैक्ट किया ही, लेकिन फिलॉसफी में भी ये मेजर इम्पैक्ट लेकर आए थे। जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट थे उनका मानना था, पहले क्या होता था, सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सती सिस्टम था या चाइल्ड मैरिज थी, है ना, वो चीज़ें चलती आ रही थी, वो चीज़ें सदियों से ही चलती आ रही थी। नोबडी वाज क्वेश्चनिंग देम कि हाँ ये क्यों होना चाहिए या होना भी चाहिए कि नहीं। लेकिन जब एज ऑफ रीजनिंग आई, एज ऑफ क्वेश्चनिंग आई मिड 20th सेंचुरी में, तब वहाँ पर हम इन चीज़ों को क्वेश्चन करने लगे, इनके प्रैक्टिसेस को हम क्वेश्चन मार्क लगाने चले कि यार ये क्यों, वाई इट इज़ नेसेसरी, नेसेसरी है भी या नहीं है। तो इसी के चक्कर में यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है एम्पेरिकली वेरीफाइबल। तो जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट थे वो मानते थे कि हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को तभी मानेंगे अगर वो हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर हो। किसके बेसिस पर हो? अगर हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर हो। अगर कोई चीज़ हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर हो तभी हम उसको वेरीफाई मानेंगे। लेकिन जो रिलीजियस क्लेम्स हैं, जो रिलीजियस क्लेम्स होते हैं, जो रिलीजन को जस्टिफाई करते हैं, वो तो आप वेरीफाई नहीं कर सकते ना। अब भगवान को आप कैसे वेरीफाई करोगे कि भगवान है या नहीं है, उसका प्रूफ थोड़ी है। इट जस्ट योर बिलीफ कि हाँ आप मानते हो तो वो है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो जो फिलोसफिकल रिफ्लेक्शंस है रिलीजियस थीम्स पर, वो स्पेशियस इंडेवर माना जाता है, और जो रिलीजियस आइडियाज़ हैं उनको मीनिंगलेस माना जाता है क्योंकि दे आर अनवेरीफाइबल। लेकिन कुछ जो लीडिंग फिलोसफर्स हैं उन्होंने काम किया, उन्होंने पॉजिटिविज़म को रिस्पॉन्ड किया एंड अपनी फिलोसफिकल वायबिलिटी को डिफेंड किया अपने रिलीजियस बिलीव्स की। कौन कौन से फिलोसफर्स हैं? जैसे जॉन हिक है, आल्विन प्लाटिंगा है। ये 1970s में इन्होंने अपनी एक सिग्निफिकेंट स्टडी शुरू की जिसके ऊपर इन्होंने अपने आइडियाज़ को जस्टिफाई करना शुरू किया। एंड आज के टाइम में फिलोसफी ऑफ रिलीजन फ्लरिश हो रही है। एंड यू कैन ऑल्सो सी फिलोसफी एक लिमिटेड एडिशन नहीं रह गया है, जर्नल, एंथोलॉजीज, मोनोग्राफ्स इसके काफ़ी ज़्यादा पब्लिश हो रहे हैं एंड ऑल आर बेसिस अपॉन रिलीजियस थीम्स। तो हम रिलीजन को एक तरह से सेपरेट कैटेगरी के तौर पर नहीं, लेकिन एक तरह से नई फिलोसफी की तरह भी हम इसको पढ़ते जा रहे हैं और ये फेमस होता जा रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट टर्म इज़ अबाउट रिलीजियस आइडियाज़। अब इसका मेन मतलब क्या है रिलीजियस आइडियाज़ का? रिलीजियस आइडियाज़ मेंट करते हैं बेसिकली प्राइमरी इश्यूज़ एंड कंसेप्ट्स को लेकर आते हैं जो कि हमारे रिलीजियस ट्रेडिशंस में काफ़ी टाइम से डिस्कस होते आए हैं, क्योंकि कुछ कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कॉन्फ्लिक्टिंग हैं
एंड येस, रिलीजन में बेसिकली सारे कंसेप्ट कॉन्फ्लिक्टिंग ही आपको मिलेंगे, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्वेश्चनेबल मिलेंगे बेसिकली, जिसके आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो या हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हो। कैसे टॉपिक्स होंगे, जैसे एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ गॉड, कि क्या नेचर है गॉड की, गॉड है नहीं है, व्हाट इज़ अल्टीमेट रियलिटी, व्हाट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, या फिर कुछ ऐसे जो ट्रूथ हैं जिसमें कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स आते हैं ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस, क्योंकि सब रिलीजन का अपना ट्रेडिशन है, तो एवरी रिलीजन हैव देयर ओन कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़, कि क्या रिलेशन है बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, क्रिएशन, कि क्रिएशन कैसे हुआ, किसने किया, हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, हाउ दिस क्रिएटेड, निर्वाणा एंड साल्वेशन, ये बुद्धिज्म का कंसेप्ट है निर्वाणा, केवल्य ज्ञान इज़ द कंसेप्ट ऑफ जैनिज्म, मोक्ष इज़ द कंसेप्ट ऑफ हिंदुइज्म। तो एक ही चीज़ के, एक ही बात को, इनलाइटनमेंट को इन्होंने डिफरेंट नाम से जस्टिफाई किया है इन डिफरेंट रिलीजन। तो ये बेसिकली क्वेश्चनेबल है, क्योंकि जैसे सपोज एक कंसेप्ट है रीबर्थ का, अब वी डोंट नो कि रीबर्थ होता है नहीं होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वी जस्ट डोंट नो। अब मरने के बाद नोबडी इज़ गोना कम एंड टेल यू कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये देखा, या उसके बाद ये सब चीज़ें हुई, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। सो यहाँ पर सिर्फ हम हाइपोथेसिस लेकर चलते हैं। कुछ चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में हाइपोथेसिस लेकर चलना पड़ता है, तभी हमारी ज़िंदगी थोड़ी सरल होगी, वरना हम क्वेश्चनिंग करते रहेंगे तो हम खुद ही कंफ्यूज होते रहेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो ये आता है कि हमें जो इम्पोर्टेंट बात है आपको ये ध्यान देना है कि जो चीज़ें हैं ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये इथर्नल कंसेप्ट्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारे थियोलॉजियंस ने, फिलोसफर्स ने इसको काफ़ी टाइम से डिस्कस किया है। और जो फंडामेंटल इश्यूज़ हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, दीज आर द फंडामेंटल इश्यूज़ जो भी हमने डिस्कस किया है, ये जो फंडामेंटल इश्यूज़ हैं लाइफ के एंड जो थॉट है लिविंग ट्रेडिशंस के, उनका हमारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा डीप एंड एक्सटेंशियल मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, हमारी ज़िंदगी पर एक गहरा असर छोड़ते हैं, एंड इनका जो इम्पोर्टेंस है कंटेम्प्रेरी ह्यूमैनिटी में भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सबका इंटरेस्ट में पैदा हो रहा है। आज की जनरेशन, अगर हम मिलेनियल्स की बात करें तो दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, वो क्वेश्चन करने लगे हैं कि क्या, क्यों, ये सब क्यों हो रहा है, हम कहाँ जाएंगे, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ। तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इन टू प्रैक्टिस, एंड ये सब हो रहा है फिलोसफिकल ट्रेडिशंस की वजह से, फिलोसफिकल नॉलेज की वजह से। अब यहाँ पर काफ़ी सारे बिलीव्स आते हैं जो रिलीजन्स प्रोवाइड करते हैं, और ये कौन प्रोवाइड करता है, रिलीजियस पीपल। ऑब्वियसली जो लोग विश्वास करते हैं रिलीजन में, वही अपने बिलीफ को स्प्रेड करेंगे। जैसे कि जो मोनोथिस्टिक रिलीजन्स होते हैं, मोनोथिस्टिक रिलीजन वो होता है जो सिर्फ एक भगवान को फॉलो करते हैं। भगवत गीता में मोनोइस्टिक रिलीजन को ही फॉलो किया गया है। तो इसमें बोला गया है कि हमारा एक पर्सनल गॉड है और वो एग्जिस्ट करता है, और जो हमारा भगवान है, आर गॉड इज़ गुड, कि हम उसी में विश्वास करते हैं, भगवान एक है और वही परम सत्य है। तो ये मोनोथिस्टिक रिलीजन का मानना है। लेकिन जो बुद्धिस्ट हैं वो तो भगवान में मानते ही नहीं, क्योंकि दे डोंट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ गॉड। तो वो 4 नोबल ट्रूथ्स देते हैं ताकि आप इनलाइटनमेंट अटेन कर सकते हो, जिसको आप निर्वाणा भी बोलते हो। ठीक है, अब हिंदुइज्म बात करते हैं, वो ब्रह्मा को लेकर आते हैं कि हाँ हमारे लिए ब्रह्मा इज़ द ओनली रियलिटी, इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। जो ताओइस्ट हैं या दायोइस्ट हैं वो फॉर्म करते हैं जो दायो है वही फंडामेंटल प्रोसेस है रियलिटी का। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य ये है कि जो डिफरेंट स्कूल्स हैं, डिफरेंट फिलोसफिकल स्कूल्स हैं, जो उनका अपना नोशन है, अपने कंसेप्ट्स हैं, अपने रिलीजियस बिलीव्स हैं, अपने रिलीजियस आइडियाज़ है रिगार्डिंग द कंसेप्ट अबाउट लाइफ, अबाउट थिंग्स। तो हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जितने भी रिलीजियस अधेरेंट्स हैं वो कुछ सेंट्रल क्लेम्स को लेकर आते हैं, और वो क्लेम्स उनके रिलीजन के बेसिस पर जस्टिफाई होते हैं और वो ट्रू भी होते हैं। अब जो बुद्धिज़्म है वो ऑब्वियसली अपना पाथ जो लाइटनमेंट का बताते हैं उनके लिए वो सही है, हिंदुइज्म के लिए ब्रह्मा जो बता रहे हैं वो उनके लिए सही है। तो हर एक चीज़ को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक फिलोसफिकल स्कूल का अपना एक यहाँ पर थ्योरी दिया गया है, एक फिलॉसफी दिया गया है। बट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो रिलीजियस क्लेम्स हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। बट वी कैन नॉट जस्टिफाई ना, जैसे आप साइंटिफिक क्लेम्स को तो जस्टिफाई कर सकते हो ट्रू और फॉल्स में, बट रिलीजियस क्लेम्स को आप कैसे जस्टिफाई करोगे, फेथ को, इमोशंस को, फीलिंग्स को आप कैसे जस्टिफाई करोगे। तो यहाँ पर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए 2 कंसेप्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है रिलीजियस डिस्कोर्स में,
ताकि हम कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ को समझने की कोशिश करें। यानी दो कंसेप्ट हैं, रियलिज्म एंड नॉन रियलिज्म। तो अब हम इनको रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से एंड नॉन रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीजियस फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे कि जो रियलिस्टिक स्कूल है उनका क्या मानना है रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ फिलॉसफी एंड जो नॉन रियलिस्टिक स्कूल है उनका क्या मानना है रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ रिलीजियस फिलॉसफी। रियलिज्म की बात करते हैं, जो रियलिस्टिक स्कूल है इनका जो मेजर कंसर्न है और जो मेजर इनका धारणाएं बनी हुई हैं वो मानते हैं कि जो उनके बिलीव्स हैं या जो भी उनकी धारणाएं जो बनी हुई है वो इंडिपेंडेंट है ह्यूमन बीइंग से। मतलब सपोज लाइफ है, जो हमें लाइफ दी गई है, सपोज अगर हम नेचर का कंसेप्ट लेते हैं, नेचर इज़ देयर, नेचर रहेगी चाहे ह्यूमन बीइंग्स रहे ना रहे, राइट। ह्यूमन बीइंग्स रहे ना रहे, नेचर तो रहेगी ना। अगर आज हम मर जाते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन नेचर? कुछ भी नहीं, ज़ीरो इम्पैक्ट, राइट। तो वो यही कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स का नेचर से इंडिपेंडेंटली इंटरेक्शन होता है। ह्यूमन बीइंग्स आर डिपेंडेंट ऑन नेचर बट नेचर इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, वट एवर द रियलिटी इज ए दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ओके, सपोज अगर हम अल्लाह के बारे में असर्शंस ले रहे हैं या ब्रह्मा के बारे में या साल्वेशन, अगर मोक्षा की बात कर रहे हैं या री इनकारनेशन की बात कर रहे हैं, ये ट्रू तभी है अगर इनका रेफरेंस ट्रू है। अगर मुस्लिम्स क्लेम करते हैं अल्लाह हमारे लिए एक भगवान है और हमारा ये भगवान यही हमारे लिए सत्य है, तो देयर इज़ अ बीइंग हु एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और थॉट्स। तो ऑब्वियसली अल्लाह को उन्होंने इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कराया है, उन्होंने बोला है कि अल्लाह रहेगा चाहे इंसान रहे ना रहे, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो गया और उनके लिए अल्लाह इज आइडेंटिफाइबल एज ट्रू गॉड। फाइन, नाउ यही सेम होल्ड करता है दूसरे रिलीजियंस के लिए भी, जो कि रियलिस्टिक्स होते हैं, जो बिलीव करते हैं कि जो उनके जो क्लेम्स हैं, जो रिलीजन के क्लेम्स हैं, दैट आर बियॉन्ड देयर ऑन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। ऑब्वियसली सपोज अगर हम गॉड की कंसेप्ट की बात करते हैं, इफ़ दैट पर्सन इज थीस्ट एंड दैट पर्सन इज बिलीविंग इन कंसेप्ट ऑफ गॉड, तो उसके लिए वो रहेगा कंसेप्ट, और उसके रहने के बाद भी रहेगा, चाहे वो हो चाहे नहीं हो। दैट पर्टिकुलर मीन्स कि दैट कंसेप्ट ऑफ गॉड विल बी देयर एंड विल बी बियॉन्ड हिज own personal beliefs and practices, independently existing of his beliefs and practices. Clear? तो आपको बस ये ध्यान रखना है, रियलिज्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब जो नॉन रियलिस्टिक हैं वो तो इस कंसेप्ट को मानते ही नहीं ना, वो कहते हैं कि नहीं, इंडिपेंडेंटली कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सब हमने ही बनाया है, सब हमारी ही देन है, सब हमारे दिमाग की उपज है। दैट इज़ द मेन कंसेप्ट ऑफ नॉन रियलिस्टिक फिलॉसफी। ऑल्दो ये भी माइनॉरिटी में है, बट कुछ जो रिलीजियस होते हैं जो नॉन रियलिस्टिक है वो रिलीजन में भी मानते हैं। तो यहाँ पर जो नॉन रियलिस्टिक है इनका दो स्कूल्स यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं, नॉन रिलीजियस फॉलोअर्स जो रिलीजन को फॉलो नहीं करते, एंड द सेकेंड वन इज रिलीजियस नॉन रियलिस्टिक्स दैट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ रिलीजन। अब यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स हैं रिलीजन की नॉन रियलिज्म में। जो जर्नल नॉन रियलिस्टिक्स हैं, अगर हम मेन इनके आइडियोलॉजी की बात करते हैं, उनके रिलीजियस क्लेम्स आर नॉट अबाउट रियलिटीज़ विच ट्रांसेंडेंट ह्यूमन लैंग्वेज कंसेप्ट्स एंड सोशल फॉर्म्स। वो कह रहे हैं कि जो रिलीजियस हमारे क्लेम्स हैं वो रियलिटी के तो बारे में है ही नहीं जो ह्यूमन बीइंग्स लैंग्वेज कंसेप्ट्स को बनाया है, बट इट इज़ समथिंग आउट देयर। इट इज़ नॉट अबाउट समथिंग आउट देयर जो कि रियलिस्टिक मानते हैं। रियलिस्टिक तो कहते हैं ना कुछ बियॉन्ड है, हमारे ह्यूमन परसेप्शन, हमारे ह्यूमन बिलीव्स के बियॉन्ड है। लेकिन जो नॉन रियलिस्टिक कह रहे हैं कि नहीं, कुछ भी बियॉन्ड नहीं है, सब कुछ हमने ही बनाया है, सब कुछ ह्यूमन कंसेप्चुलाइजेशन ही है। क्योंकि अगर एक रियलिस्टिक है, उसने सपोज दिस इज़ योर अर्थ, दिस इज़ इक्वेटर, तो अगर उसने शिप को एक एंड से दूसरे एंड तक लेकर जाना है तो ऑब्वियसली उसको यहाँ से तो दूर की लाइन, डार्क लाइन दिखेगी ना, एंड ही विल थिंक कि हाँ देयर इज़ सम आउटर थिंग ऑल्सो, कि इस पर्टिकुलर जो मेरी लाइन ऑफ साइट है इसके बियॉन्ड भी कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। तो वो रियलिस्टिक एज्यूम करेगा कि हाँ इसके बियॉन्ड भी कुछ एग्जिस्ट करता है। बट नो,
जो नॉन रियलिस्टिक है वो इसको नहीं मानता, वो टोटली इसके अगेंस्ट है इस कंसेप्ट के। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो अर्थ है उसमें है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो जो नॉन रियलिस्टिक है वो कहता है कि हमारा जो अर्थ है वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड में डिफाइन किया गया है एंड इसी के अराउंड हमें अपना रास्ता ढूंढना है, इसके आगे पीछे बियॉन्ड कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग आउट देयर, ये ध्यान रखना है, दिस इज़ द मेन, देयर इज़ नथिंग आउट देयर, जो भी है इसी के अंदर है। लेकिन जो ट्रू रियलिस्टिक है वो तो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये तो रेडीमेड अवेलेबल है ना, ये तो हमें यार दिख रहा है कि हाँ देयर इज़ समथिंग आउट देयर। अगर आप यहाँ पर एंड पे जाते हो तो ऑब्वियसली यू विल गेट समथिंग, यू विल थिंक ना कि यार हाँ मेरी लाइन ऑफ साइट के बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें हैं। बट नॉन रियलिस्टिक्स दे आर सेइंग कि नो, वी आर द ओनली मेकर्स ऑफ ट्रूथ, हम ही सच्चाई बनाते हैं एंड ट्रूथ इज़ ओनली करंट कंसेंसस अमंगस्ट अस, कि हमने ही सत्य बनाया है और सत्य हमसे ही बना है एंड यही कंसेंसस है, यही हम इसको मानेंगे। एंड वो यही कह रहे हैं कि कुछ भी एक्स्ट्रा ह्यूमन नहीं है, कुछ भी ह्यूमन परसेप्शन के बाहर नहीं है, जो भी है उसी के अंदर है। अगर हम नॉन रियलिस्टिक फिलॉसफी की बात करें तो ये इम्प्लाइज करता है कि जितने भी रिलीजन है या उनके भी जितने भी रिलीजियस एंड एथिकल व्यूज़ हैं वो आते हैं विद इन अ लिमिट ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमन हिस्ट्री में। अगर हम पुराने मेटाफिजिकल या कॉस्मोलॉजिकल वे की बात करें, जिस तरीके से अगर हम कंसेप्चुअल रिलीजियस बिलीफ को समझने की कोशिश करें तो उन्होंने सिर्फ डोगमा को स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट किया है। कहने का क्या मतलब है, वो कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम से रिलीजियस चीज़ें तो चलती आ रही हैं, लेकिन ये जो रिलीजियस चीज़ें हैं ये हमने ही बनाई हैं, ये हमने ही पैदा किया है, ये हमारे ही दिमाग की देन है और हमने लोगों के दिमाग में इसको डाल दिया कि हाँ आपको रिलीजियस आइडियाज़ फॉलो करने हैं, रिलीजियस बिलीव्स फॉलो करने हैं या कोई पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करना है। तो ये सब एक तरह से डोगमा थे जिसको हमने स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट कर दिया। दीज आर द व्यू पॉइंट्स, दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ नॉन रियलिस्टिक स्कूल। एंड कुछ जो डॉक्ट्राइंस हैं इनको गाइडिंग मिथ्स बोला गया है कि एक तरह से गाइडिंग मिथ्स है कि हमारी विशेज़ को पूरा करने के लिए ये सिर्फ बताया गया है और इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ हमारे मतलब के लिए आया है, हमें इसको पूरा करना है और जब हमारी विशेज़ पूरी हो जाएंगी तो सिर्फ रिलीजियस का जो मेन मोटिव था बिलीफ का वो फुलफिल हो जाएगा। इसको जस्टिफाई कौन कर रहा है? कैंट, किर्केगार्ड एंड बल्टमैन, इन्होंने इसको मैप आउट किया है। इन्होंने जो इटर्नल ट्रूथ है इसको टोटली आउटराइटली रिजेक्ट किया है एंड यहाँ पर यूज़ किया है ह्यूमन इम्प्रोवाइजेशन। नॉन रियलिस्टिक में सिंपल ध्यान रखना है कि ह्यूमन इम्प्रोवाइजेशन है, ह्यूमन कंसेप्चुलाइजेशन है, सब कुछ हमने ही बनाया है। एंड ये भी कहा है कि कोई भी सुपर नेचुरल वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता, कुछ भी बियॉन्ड नहीं है, कुछ भी हेवनली नहीं है, सब है वो यहीं पर है, धरती पर है और हमने ही इसको बनाया है। और एक मेजर पॉइंट ये भी है, अगर नॉन रियलिस्टिक एक रिलीजन सेटअप हो जाए ना अलग से, तो ये इट विल बी अ वे टू इटर्नल हैप्पीनेस ऑल्सो, ये आपको इटर्नल हैप्पीनेस भी प्रोवाइड कर देगा क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। क्योंकि ये डोगमाज में तो यकीन नहीं करेगा, ना ही यकीन करेगा कि आपको सेक्रीफाइसेस करने हैं तभी आपका ये काम पूरा होगा या दान करना है तभी आपकी ये मनोकामना पूरी होगी। इस कंसेप्ट से तो बाहर है ना, क्योंकि ये तो मान ही नहीं रहे, क्योंकि ये तो ये मान रहे हैं कि ये सब कंसेप्ट हमने बनाए हैं ताकि लोग एक तरह से गाइडिंग पाथ फॉलो करें ताकि उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। दैट इज़ द ओनली कंसर्न। यहाँ पर कुछ नॉन रियलिस्टिक ऐसे भी हैं जो रिलीजन को फेवर भी करते हैं एंड कुछ ऐसे हैं जो रिलीजन को फेवर नहीं करते। अगर हम यहाँ पर एक फ़िलासफ़र की बात करें, सिगमंड फ्रॉयड, उनका कहना है कि जो रिलीजियस आइडियाज़ हैं, ये जो टीचिंग्स देते हैं, ये कोई एक्सपीरियंस बेसिस पर नहीं है, ना ही ये हमारे एंड रिज़ल्ट है थिंकिंग के, बल्कि ये एक इल्यूजन है, ये हमें एक तरह से जाल में, जंजाल में फंसा रहे हैं, मोह माया में फंसा रहे हैं एंड सिर्फ अर्जेंट विशेज़ ऑफ मैनकाइंड को फुलफ़िल करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। इवन जो फ्रॉयड है उन्होंने ये भी कहा है कोई भी रेफरेंस नहीं है फॉर रिलीजियस बिलीव्स अबाउट ट्रांसेंडेंट एंटिटीज सच एज गॉड या दाओ, क्योंकि इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो ये चीज़ें भी नहीं है। रादर रिलीजन इज़ एन इल्यूजन एंड रिलीजियस बिलीव्स आर मेयरली मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस इल्यूजन। समझ में आया? कितना एक नया कंसेप्ट देखने को मिला ना, आपके जो आपका दिमाग में कंसेप्ट बैठा हुआ था, आपका व्यू पॉइंट बैठा हुआ था, उसको कुछ रोशनी मिली, कुछ देखना
आपने एक लाइन से दूसरी लाइन को छोड़कर, किनारा छोड़कर आप थोड़ा बाहर की दुनिया में जाओ, थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव बढ़ाओ, तभी फिलॉसफी आपको समझ में आएगी। और वो ये कहते हैं जो यकीन है, बिलीव इन गॉड है, ये सिर्फ प्रोजेक्शन है फादरली इमेज की। वाओ, व्हाट अ कंसेप्ट, यू शुड अप्रिशिएट सच कंसेप्ट्स ना। तभी अगर आप अप्रिशिएट करोगे इन फिलॉसफी को, तभी आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा। अब देखो, उन्होंने बोला है कि जो भगवान का कंसेप्ट है वो भगवान है नहीं है, ये तो हम क्वेश्चन ही नहीं कर रहे ना, हम तो ये मान रहे हैं कि वो सिर्फ प्रोजेक्शन है फादरली इमेज का, कि हाँ हमारे सर के ऊपर हाथ है, भगवान का हाथ है, चाहे आप उसको फादरली इमेज कर रहे हो, एंड वो आपको बता रहा है कि आपको एक तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल दे रहा है टुवर्ड्स योर लाइफ, आपकी विशेष को फुलफिल करने के लिए आपको सही मार्ग बता रहा है। और ये मार्ग, ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स कौन दे रहा है? ये हमने ही दिए हैं खुद को। दिस इज़ द थिंग दैट सिगमंड फ्रॉइड इज सेइंग। अभी जो मोस्ट रिसेंटली ऑक्सफोर्ड जर्नलिस्ट रिचर्ड डॉकिंस हैं एंड डैनियल डेंट है, इन्होंने भी डार्विनियन कंसेप्ट को एक पुश दिया है। डार्विनियन कंसेप्ट की अगर आपने कल्चरल एवोल्यूशन थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा ना कि कैसे एक जीन डीएनए में जाकर फिर आगे जब जनरेशन आती हैं तो उसमें ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जीन टू अनदर जीन, एंड जिस तरीके से फिर हमारे आज की जनरेशन में पुराने जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन आर प्रेजेंट डे जीन्स। तो सिमिलरली वो ये कह रहे हैं कि हमारे दिमाग का भी कल्चरल एवोल्यूशन होता है, हमारे दिमाग में भी कल्चरल रेप्लिकेटर्स किए जाते हैं, ये होते हैं थ्रू मीम्स के द्वारा। कैसे? देखो, जैसे जीन रेप्लिकेट करता है ना कोई भी स्पेशल इन्फॉर्मेशन को, सिमिलरली वो कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो भी कल्चरल रेप्लिकेट कर रहा है, जिसको हम मीम बोल रहे हैं, थ्रू द यूनिट्स ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन, और इसको हम इमिटेशन बोल रहे हैं। कि हमारे जो कल्चरल रेप्लिकेटर्स हैं, हमारे जो मीम्स हैं, वो इमिटेट कर रहे हैं रिलीजियस बिलीव्स को, जो हमारे पूर्वजों के रिलीजियस बिलीव्स थे वो आज भी हमारे अंदर हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो मीम्स के थ्रू, क्योंकि वो इमिटेशन के थ्रू हमारे बॉडी में प्रेजेंट किया गया है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट किया गया है। एंड इस प्रोसेस को बोला गया है द प्रोसेस बाय विच द मीम्स हैव बीन प्रोपगेट देमसेल्व्स इन द मीम पूल बाय लीपिंग फ्रॉम ब्रेन टू ब्रेन इज कॉल्ड इमिटेशन। क्लियर? तो ये प्रोसेस आता है इमिटेशन का, जहाँ पर हमारा ब्रेन है वो काम कर रहा है, इमिटेट कर रहा है, और रिलीजियस बिलीफ हमारे दिमाग में डाले गए हैं। अब देखते हैं कौन कौन से रिलीजियस मीम्स हैं जो हमारे दिमाग में पहले से ही डाले गए हैं। कि हाँ, यू विल सर्वाइव योर ओन डेथ, क्या आप अपनी डेथ को सर्वाइव करोगे। बिलीफ इन गॉड इज सुपर वर्च्यू, अगर भगवान में आप यकीन करेंगे तो आप में सबसे ज़्यादा क्वालिटी है, सब सुप्रीम वर्च्यू है, इससे महानता तो कुछ हो ही नहीं सकती अगर आप भगवान में बिलीव करते हैं। फेथ इज़ अ वर्च्यू, कि अगर आप यकीन कर रहे हैं, अगर आप बिलीव कर रहे हैं, अगर आप फेथ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ वर्च्यू। सो दीज आर द 3 मेजर रिलीजियस मीम जो हमारे दिमाग में डाले गए हैं। अब ये कुछ वियर्ड थिंग्स भी हैं जो कि वी आर नॉट मेंट टू अंडरस्टैंड, लेकिन जो डार्विन्स का कंसेप्ट था कि बिलीफ इन गॉड इज़ नॉट ड्यू टू एक्चुअली बीइंग सच एन आइडेंटिटी, वो कहते हैं कि भगवान को हम इसलिए नहीं मानते कि हाँ देयर इज़ सम एंटिटी आउट देयर। देखा है कि आपने भगवान को? नहीं ना, इट जस्ट योर बिलीफ। तो वो कह रहे हैं कि एंटिटी है कोई, इसलिए हम भगवान को नहीं मान रहे हैं, बल्कि वहाँ पर गुड रीजंस हमें दिए गए हैं, कि हमें कुछ जस्टिफिकेशंस प्रोवाइड की गई है जिसकी वजह से हमें इस कंसेप्ट में यकीन करना है। कैसे यकीन करना है? बिकॉज ऑफ गॉड मीम, एंड ये आई है कल्चरल रेप्लिकेशंस के थ्रू। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि जो गॉड मीम है ये स्प्रेड हुआ है वायरस की तरह, हमारे बॉडी में ये स्प्रेड हो चुका है वायरस की तरह, और ये हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन में आ चुका है, जिसकी वजह से वी आर इनटू द कंसेप्ट ऑफ गॉड। और ये जो रिलीजन है, दिस इज द मोस्ट फैंटास्टिक लाइन आई हैव रेड टिल नाउ, कि जो रिलीजन है टर्न्स आउट टू बी एन एक्सीडेंटल बाय प्रोडक्ट, अ अनफायरिंग ऑफ समथिंग, अ मिसफायरिंग ऑफ समथिंग यूजफुल, कि यहाँ पर मिसफायरिंग हो गई है कुछ चीज़ों की जो कि एक्सीडेंटल थी, कि गलती से हो गया, बट चलो निशाना सही लग गया, जो हमारा कमान था उससे तीर तो छूट गया,
पर वो गलती से छूटा, लेकिन जहाँ पर वो तीर लगा है निशाने पे वो एकदम सटीक लगा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिलीजन है वो एक्सीडेंटल है, कि एक तरह से कल्चरल जो रेप्लिकेशंस है वो इस तरीके से किया गया है कि हमारे दिमाग में उसकी उपज हो गई है, एंड जो तीर है वो एकदम निशाने पे लग गया है। तो ये सब रिलीजियस बिलीव्स हैं। दीज आर नॉट माई बिलीव्स, दीज आर द बिलीव्स ऑफ डॉकिंस। ओके, तो यहाँ पर इतने सारे रिलीजियस कंसेप्ट हैं, इतने सारे रिलीजियस मीम्स हैं, जिसकी वजह से हमारी ऐसे, जिसको हम बोलते हैं नरिशिंग हुई है, जिस वजह से हमारा ऐसा अपब्रिंगिंग हुई है कि वो चीज़ें हमारे अंदर ऑलरेडी हो रही है या पैदा हो चुकी है। अब जो दूसरे नॉन रियलिस्टिक्स हैं वो फेवरेबल हैं रिलीजन के टुवर्ड्स, जैसे कि लुडविग विटगेंस्टाइन हैं 1889 टू 1951। इन्होंने कहा है कि जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फिलॉसफी थी 20th सेंचुरी की, वहाँ पर रिलीजन को इन्होंने सीरियसली लिया, कंसीडरिंग प्रीस्टहुड तक को इन्होंने मान लिया था कि ठीक है प्रीस्ट होता है, हमें ही इज़ अ फादरली फिगर, ही इज़ द गॉड। तो जो प्रीस्टहुड का कंसेप्ट है इन्होंने इसको सीरियसली लिया, बट ही वॉज अगेंस्ट नेचुरल थियोलॉजी, जहाँ पर अटैम्प्ट किया गया टू डेमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड फ्रॉम एविडेंस इन द नेचुरल वर्ल्ड, कि जो हमारे नेचुरल वर्ल्ड में एविडेंसेस जो हम दे रहे हैं ताकि गॉड को हम प्रूव कर सकें, इन्होंने उसको अपोज किया। एंड जो भी रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स है इन्होंने भी उसको अपोज किया। क्यों अपोज किया? क्योंकि इनका इंटरेस्ट इसमें नहीं था, इनका इंटरेस्ट था इन रिलीजियस सिम्बल्स एंड रिलीजियस रिचुअल्स। तो इनके अकॉर्डिंग रिलीजियस सिम्बल्स एंड रिलीजियस रिचुअल्स मेजर कंसर्न है, ना कि रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स। बाद में इनके कामों में पता चला कि लैंग्वेज टू बी नॉट अ फिक्स स्ट्रक्चर डायरेक्टली, कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज, व्हाट इज द लैंग्वेज? लैंग्वेज इज जस्ट यूज्ड फॉर अ मीडियम ऑफ communication. Suppose I am delivering this lecture, so I am using bilingual language, English as well as Hindi, तो it is easily understandable to you guys, right? तो लैंग्वेज हमारा एक मीडियम है जहाँ पर चीज़ों को समझाया जा सकता है, यानी इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो लैंग्वेज को बनाता है, जैसे कि वर्ड से ही लैंग्वेज बनती है। तो ये कहता है कि जो लैंग्वेज है वो एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं हो सकता जो बताए कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, रादर ये एक ह्यूमन एक्टिविटी को बताता है कि कैसे जो ह्यूमन लाइफ है उसके देर इज़ अनसर्टिनिटी इन इट, देर इज़ अनप्लेजेंट अनसर्टिनिटी इन इट, और उसी को ये डिफाइन करता है। क्योंकि जो लैंग्वेज है वो एक तरह से रियलिटी की पिक्चर नहीं बताता, वो आपको नहीं बताएगा। लैंग्वेज कैसे बताएगा कि हाँ ये रियलिटी है नहीं है, बल्कि इट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ विच हैज़ डिस्क्राइब्ड एज लैंग्वेज गेम्स। एक तरह से लैंग्वेज गेम्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्होंने लैंग्वेज गेम्स का कंसेप्ट लेकर आया है, जो कि बताता है कि जो लैंग्वेज स्पीकिंग है इज़ अ पार्ट ऑफ एन एक्टिविटी और अ फॉर्म ऑफ लाइफ। क्योंकि अगर आप बोलोगे नहीं, दूसरों को समझा ही नहीं पाओगे, देन व्हाट इज़ द पॉइंट। तो विटिंगस्टन ने इस एग्जाम्पल को मोर क्लैरिफाई किया है विद एन एग्जाम्पल ऑफ अ बिल्डर। उन्होंने क्या बताया है कि जो लैंग्वेज है एक तरह से कम्युनिकेशन का मीडियम है बिटवीन बिल्डर ए एंड हिज असिस्टेंट बी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, उन्होंने बताया कि बिल्डर ए है और उसका असिस्टेंट बी है, ये बिल्डिंग बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बिल्डिंग बनाने के लिए ब्लॉक्स, पिलर्स, स्लैब्स और बीम्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। और जो बी है उसको स्टोन्स देने हैं, ए को पास करेगा ताकि ए को बिल्डिंग उसको बना सके। अब इस पर्पज़ के लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब ए बुलाएगा कि मुझे ब्लॉक चाहिए, पिलर चाहिए, स्लैब चाहिए, बीम चाहिए, तभी तो बी उसको ला के देगा ना। बट बी लेकर आया स्ट्रॉन्ग्स विच ही हैज़ लर्न टू ब्रिंग एट सच एंड सच अ कॉल। तो पॉइंट कहने का ये है कि अगर ए ने कोई चीज़ मंगाई है तो बी वो तभी लेकर आएगा ना अगर उसको समझ में आए कि उसने क्या मंगाया है। सो लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एंड लैंग्वेज बेसिस पर ही यहाँ पर लैंग्वेज गेम्स खेली जा रही हैं, एंड ये गेम्स हमने वर्ड्स के थ्रू बनाया है जिनका एक मीनिंगफुल मीनिंग है। अगर हम टीचिंग लैंग्वेज की बात करें तो हमें समझना पड़ेगा कि कुछ वर्ड्स को हम कुछ कंटेक्स्ट में यूज़ करते हैं, एंड स्पीच एंड एक्शन वर्क्स टुगेदर। ऑब्वियसली मैं बोलूँगी अगर काम उसके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग होगा। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि हम ये लेक्चर पढ़ रहे हैं तो आपको इसको दोबारा सुनना है, इसको रिवाइज़ करना है, तभी तो ये काम एक साथ करेगा ना। लेकिन अगर मैं बोल के काम ख़त्म कर दूँगी, आप पढ़ोगे नहीं, तो व्हाट इज़ द पॉइंट? देयर इज़ माई लेक्चर विल बी यूजलेस, नो। सो दैट इज़ द पॉइंट। तो इसलिए जो मीनिंग है वर्ड का वो उसी की लैंग्वेज में दिया गया है, एंड ये ट्रू रिलीजियस डिस्कोर्स भी है। अगर हम भगवान की बात करें, गॉड की बात करें या निर्वाणा की बात करें, वो कह रहे हैं कि जो मीनिंग्स है इन वर्ड्स का
वो इट विल बी हैव मोर मीनिंग इफ़ दे आर यूज्ड, अगर हम इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे रादर देन देयर डेनोटेशन। सिर्फ डेनोटेशन से काम नहीं चलेगा, अगर हम इन वर्ड्स का उपयोग ही नहीं करेंगे तो हाउ विल दे बेनिफिट अस, हाउ विल दे बी यूजफुल फॉर अस। इसीलिए उनकी डेनोटेशंस का हमें कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, इट इज़ बेटर टू यूज़ दैम। जो लैंग्वेज गेम्स है रिलीजन्स की वो रिफ्लेक्ट करते हैं प्रैक्टिसेस एंड फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑफ वेरियस रिलीजियस अधारेंट्स, एंड सो जो रिलीजियस क्लेम्स हैं उसको शुड नॉट बी टेकन इन प्रोवाइडिंग लिटरल पिक्चर्स ऑफ द रियलिटी व्हेन समहाउ लाइज बियॉन्ड दीज एक्टिविटीज़। वो कहते हैं कि जो हमारे लैंग्वेज गेम्स चल रही हैं, जो रिलीजियस आइडियाज़ प्रैक्टिसेस को बता रहा है, और जो रिलीजियस क्लेम्स हैं उनको आप लिटरल पिक्चर ऑफ रियलिटी मत लेकर आओ। आप ये मत सोचो कि हाँ इन्होंने ये चीज़ें बोल दी तो दीज आर द रियलिटी, नो। यहाँ पर आपको हमेशा कंसेप्ट रखना है कि कुछ चीज़ें इनके बियॉन्ड भी लाई करती हैं, कि इसके पार भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट है। अब बात करते हैं उन नॉन रियलिस्टिक लोगों की जो रिलीजियस हैं, जो फेवर कर रहे हैं रिलीजन को। उन्होंने भी एलिज्ड फेलियर बताया है रियलिज्म को। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि कहाँ यहाँ पर आप कोई एविडेंस ही प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप जस्टिफाई कैसे कर रहे हो कोई भी रिलीजन को या किसी भी रिलीजन को इन जनरल अगर हम बात करें। तो अगर हम बात करें फॉर द आर्गूमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, फॉर द प्रूफ्स ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, या एविडेंसेस फॉर द डिवाइन इंस्पिरेशन ऑफ सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, वो कहाँ पर आता है? वो तो है ही नहीं ना, क्योंकि जो नॉन रियलिस्टिक है वो कहते हैं ये अपोजेटिक प्रोजेक्ट्स हैं, आर एब्जेक्ट फेलियर्स, ये सिर्फ फेलियर्स हैं, देर आर नॉट सच कंसेप्ट, यहाँ पर आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, इसलिए उनको आउटराइटली उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बट ये जो नॉन रियलिस्टिक है ये कन्विंस्ड है कि जब, क्योंकि कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है ना कि कोई भी रिलीजन को हम सच मान लें, उसके कोई बेसिस नहीं है टू कंसिडर एनी रिलीजन एज ट्रू। तो इट इज़ अ बेटर वे टू अप्रोच रिलीजियस क्लेम्स एंड बिलीव इज़ टू व्यू देम थ्रू नॉन रियलिस्टिक लेंसेज। वो कह रहे हैं कि आप हमारे लेंस से देखो, नॉन रियलिस्टिक होकर देखो, क्योंकि जो रियलिस्टिक हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं इस आर्गूमेंट को काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों में, काफ़ी ज़्यादा वेज में। कुछ कहते हैं कि कोई सॉलिड रीजंस तो नहीं है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को ट्रू मानने के लिए, बट कुछ एविडेंस हम ज़रूर प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिविटी हम ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि वी हैव गुड रीजंस, एविडेंसेस फॉर आर रिलीजियस फेथ। और जो रीज़न है टू रिलीजियस नॉन रीजन इज़ द फैक्ट दैट रिलीजियस क्लेम, बिलीफ, प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट गिवन इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। वो कहते हैं हमारे लिए तो हमारा रिलीजन एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में एग्जिट करता है, एंड यहाँ पर ह्यूमन लैंग्वेज एंड कंसेप्ट्स भी आते हैं, क्योंकि ये जो कंसेप्ट्स हैं, रिलीजियस लैंग्वेजेस हैं, ये आते हैं ह्यूमन कंटेक्स्ट में। एंड जो माइंड है, माइंड स्ट्रक्चर्स हैं, ये कैसे क्रिएट हो रहा है? बिकॉज ऑफ आर परसेप्शन, एंड इसी कंसेप्ट में ये लिमिटेड दिखाया गया है। कहने का क्या मतलब है? जो रियलिस्टिक स्कूल है वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारा जो कंसेप्ट है रिलीजन का, जो कि नॉन रियलिस्टिक वाले बोल रहे हैं कि आप जस्टिफाई कैसे करोगे, तो वो जस्टिफाई ऐसे कर रहे हैं कि हमारा जो माइंड का स्ट्रक्चर्स है दैट इज़ बेस्ड अपॉन परसेप्शन, राइट। तो वो कह रहे हैं कि जो मीनिंग्स एंड क्लेम्स के वो इसी कंसेप्ट में लिमिटेड हैं, दैट इज़ लिमिटेड बाय आवर माइंड एंड परसेप्शन। तो इसीलिए किसी को भी लेजिटिमेटली आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या रियलिटी है, नहीं है, ह्यूमन लैंग्वेज कैसा है या कॉग्निशन क्या है, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा करोगे आप उतना दूर होते जाओगे। वो कह रहे हैं कि जो रियलिस्टिक है दे आर सेइंग कि दैट वाइल मच ऑफ व्हाट अकर इन रिलीजियस डिस्कोर्स इज़ ऑफ ह्यूमन ओरिजिन, ऑब्वियसली जो भी चीज़ें आ रही हैं वो ह्यूमन ओरिजिन है, एंड आपको कोई रिडक्शनिस्ट स्टांस लेने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर आप बताओ कि कौन सा रिलीजियस मीनिंगफुल है या सिम्बल्स कैसे मीनिंगफुल है, और अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रेट करो। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ दैट। क्यों? क्योंकि दे बिलीव कि दैट देर आर पर्टिकुलर रीजन्स टू बिलीव इन वन पर्टिकुलर रिलीजन, एंड उनके लिए ट्रू है, एंड इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेफरेंस भी प्रोवाइड किए हैं। वी विल सी इन द फर्दर चैप्टर, फर्दर लेक्चर्स कि उन्होंने कैसे प्रोवाइड किया है ऑब्जेक्टिव रेफरेंस basically to justify their religious faith. So these are the concepts and discussion about realistics and religious non-realistic school of thought. So this was the introduction chapter. I hope आपको समझ आया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, do let me know in the comment section. We will have a discussion. We can have one-to-one session also. And description में Google form link है, आप अपना doubt वहाँ पर भी
ऐड ऑन कर सकते हैं एंड आवर टीम विल कॉल यू एंड कनेक्ट विद यू, देन वी कैन हैव योर 1-to-1 डाउट रेजोल्यूशन सेशन. ऑलराइट, आई होप इट इज़ क्लियर. सो थैंक यू वेरी मच एंड रिवीजन करते रहिए, इसको बार बार पढ़िए, बार बार समझिए, तभी आपको ये समझ में आएगा. एक बार में मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि आपके दिमाग में घुस जाएगा, बिल्कुल भी नहीं. आपको एज अ क्लीन स्लेट आना है फिलॉसफी क्लास में, तभी आप इसको समझ पाओगे. ओके, so that was about today's session. So thank you very much.